हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट पेडागोजी का लेक्चर नंबर 5। एनवायरनमेंट पेडागोजी के 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिए और सारे लेक्चर्स आप कंटिन्यू बनाए रखिए ताकि आप लोगों को सारा जो सिलेबस है या जो भी हम शेयर कर रहे हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं हम हमारे वीडियो की, हमारे लेक्चर की। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है, समाज पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव को कहते हैं। ठीक है, समाज पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणीय विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी भौगोलिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी मानवीय विज्ञान। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि समाज पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कहा जाता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, समाज पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को हम कहेंगे सामाजिक विज्ञान। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा राइट आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। भूगोल, पर्यावरण, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान आदि के अध्ययन के लिए किस विषय का ज्ञान आवश्यक है? ठीक है, भूगोल, पर्यावरण, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान आदि के अध्ययन के लिए किस विषय का ज्ञान आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए गणित, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी गृह विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी दर्शन शास्त्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर भूगोल, पर्यावरण, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान आदि के अध्ययन के लिए कौन से विषय का ज्ञान हमको होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम तो ये हो जाएगा हमारा कौन से विषय का ज्ञान होना आवश्यक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गणित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? गणित विषय का ज्ञान अगर हम है तो मतलब हम भूगोल भी पढ़ सकते हैं, पर्यावरण भी, राजनीति विज्ञान, कहीं ना कहीं ये सारे जो सब्जेक्ट है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में जो दिया हुआ है वो है पर्यावरण अध्ययन एवं विज्ञान के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन एवं विज्ञान के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता, ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विज्ञान का, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय विज्ञान का, ऑप्शन नंबर सी दैनिक जीवन से संबंधित विषय, ऑप्शन नंबर डी राजनीति विज्ञान का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीति विज्ञान का। ठीक है, हम क्या अध्ययन नहीं करते उसमें? राजनीति विज्ञान का। देखिए ऑप्शन के थ्रू हम लगा सकते हैं क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उसमें भी होता है, पर्यावरण में भी होता है राजनीति विज्ञान, परंतु यहाँ पर हमको 80% वाला फॉर्मूला यानी कि हमको 80% वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा अप्लाई। जैसे कि सामाजिक विज्ञान का संबंध भी जो होता है वो पर्यावरण अध्ययन से होता है। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान का भी होता है और दैनिक जीवन से संबंधित विषय भी है हमारा पर्यावरण, परंतु राजनीति विज्ञान का संबंध बहुत कम होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 यस, पर्यावरण व कला के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, पर्यावरण व कला के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए स्थापत्य कला, ऑप्शन नंबर बी चित्रकला, ऑप्शन नंबर डी सी मूर्ति कला और ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो फ्रेंड्स अगर हम मतलब हमको पता है कि कला के अंतर्गत तो स्थापत्य कला भी आ जाएगी, चित्रकला भी आ जाएगी, मूर्ति कला भी आ जाएगी और ये सारा पर्यावरण के अंतर्गत भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा यह सभी। ओके, क्या आंसर होगा हमारा? यह सभी। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5। ओके, यह है हमारा प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है? ऑप्शन नंबर ए दत्त कार्य, ऑप्शन नंबर बी एजुसेट विधि, ऑप्शन नंबर सी भ्रमण विधि, ऑप्शन नंबर डी कहानी विधि। कौन सी विधि अभिप्रेरक का काम करती है? ठीक है, तो अभिप्रेरक का काम करती है यानी कि कुछ अभिप्रेरणा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो होगा हमारा सही आंसर, दत्त कार्य यानी कि होमवर्क मेथड जो होती है, मतलब जो भी हम बच्चों को कुछ करने के लिए कहते हैं, तो ये हो गया हमारा दत्त
कार्य, ठीक है, होमवर्क ही नहीं, होमवर्क यानी तो गृह कार्य होता है, परंतु दत्त कार्य यानी कि हम बच्चों को खुद से करने के लिए देते हैं, तो वो क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं बच्चे, ठीक है। एजुसेट विधि ये टेक्निकल मेथड है एक, भ्रमण विधि, ठीक है, ये प्रायोगिक मेथड के अंतर्गत आ जाएगा हमारा, और कहानी विधि ये हमारे व्याख्यान मेथड के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा दत्त कार्य। ओके, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ठीक है, प्रश्न नंबर 6। दत्त कार्य के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। दत्त कार्य के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है बोला है, असत्य है यानी कि रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, दत्त कार्य जटिल से कठिन की ओर हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दत्त कार्य प्रेरणादायक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, इसमें रुचि एवं सम्मानों का विशेष महत्व होना चाहिए, मतलब अगर हम बच्चे को इस तरीके का दत्त कार्य देते हैं कि उसमें उसके रुचि ही नहीं है तो वो उतने अच्छे से करके नहीं लाएगा, ठीक है, तो ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर डी, अच्छा दत्त कार्य विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती होता है, ये भी सही बात है, मतलब सत्य है ये तीनों कथन। लेकिन अगर हम बात करें दत्त कार्य जो होता है वो जटिल से सरल की ओर नहीं हो सकता है, ठीक है। जटिल से सरल की ओर मतलब ऐसा दत्त कार्य ना दे बच्चों को कि वो पहले ही उसके सामने कठिन चीजें आ जाए, जटिल चीजें आ जाए, ठीक है। हम ऐसा दत्त कार्य दे सकते हैं जिसमें पहले जो है सरल चीजें आए और फिर क्या आ जाए, कठिन चीजें आए, तो बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो, ये जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ओके, तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, अच्छा दत्त कार्य विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी, अच्छे दत्त कार्य को करने के लिए शिक्षक का निर्देश आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है, अच्छा दत्त कार्य विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। ऑप्शन असत्य है बोला है हमें, असत्य है वाला ढूंढना है यहाँ पर भी। अच्छे दत्त कार्य को करने के लिए शिक्षक का निर्देश आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, दत्त कार्य प्रेरणादायक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, दत्त कार्य में सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होना चाहिए। हमें असत्य वाला ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सत्य वाले यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, अच्छे दत्त कार्य को करने के लिए शिक्षक का निर्देश आवश्यक नहीं है, क्या ये है, या तो फिर अच्छे दत्त पहला ऑप्शन, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। अच्छा दत्त कार्य विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है, ये तो सत्य कथन है। अच्छे दत्त कार्य करने के लिए शिक्षक का निर्देश आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, आवश्यक हो भी सकता है, ठीक है। तो ये कथन हमारा आई थिंक असत्य होगा, पर हम आगे के भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दत्त कार्य प्रेरणादायक होना चाहिए, ये भी सही बात है, सही कथन है मतलब ये भी। और दत्त कार्य सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होना चाहिए, ये भी सही कथन है। तो हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छे दत्त कार्य को करने के लिए शिक्षक का निर्देश आवश्यक नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है ना। ओके, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8, शिक्षक किन विधियों के द्वारा विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन हेतु प्रेरित कर सकता है, ठीक है। शिक्षक जो है वो किन विधियों के थ्रू विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रेरित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि। ऑप्शन नंबर डी, यह सभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करेंगे तो शिक्षक है ना, कौन सी विधियों के थ्रू बताएगा, विश्लेषण विधि के थ्रू भी, संश्लेषण विधि के थ्रू भी, आगमन विधि के थ्रू भी, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यह सभी, है ना। क्योंकि देखिए, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग मेथड्स अप्लाई होगी। अगर कुछ विश्लेषण करने वाला है तो वहां पर विश्लेषण विधि होंगी। अगर कुछ आगमन करने वाला है, यानी कि सबसे पहले उदाहरण के थ्रू एक्सप्लेन करना है, तो ये आगमन विधि के अंतर्गत, ठीक है। संश्लेषण विधि यानी परिस्थिति के अनुसार शिक्षक जो है वो विधि का उपयोग करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यह सभी, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई थी। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी, केरल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा जो है, हरियाणा राज्य में सबसे पहले जो है वो
कौन सी योजना? एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई थी हरियाणा राज्य से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज इसे याद रखिएगा, काफी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, सैटेलाइट के माध्यम से प्रारंभ की गई शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से प्रारंभ की गई शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इस प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, इस प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़कर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इस प्रणाली के द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा में गुणात्मक सुधार संभव है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी, इस तकनीकी को कक्षा विधि के विकल्प के तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम हरियाणा राज्य से की गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा आंसर है उसकी, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है इस प्रणाली के द्वारा केवल सॉरी, इसे थोड़ा मैं रफ कर देती हूँ। ओके, इस प्रणाली के द्वारा केवल पर्यावरणीय शिक्षा में गुणात्मक सुधार संभव। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर असत्य वाला बोला है हमको, तो जरूरी नहीं है कि पर्यावरणीय शिक्षा में ही गुणात्मक सुधार होगा। सैटेलाइट के थ्रू हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं हम, तो जरूरी नहीं है कि केवल इस प्रणाली के द्वारा केवल वर्ड आ गया, यानी कि देखिए ये जो वर्ड है ये काफी कुछ एक दो प्रश्न में आता ही आता है और इसे हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रणाली के द्वारा केवल पर्यावरणीय शिक्षा में गुणात्मक सुधार संभव है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इस प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़कर देखा जा सकता है, ये सत्य कथन है। इस तकनीकी को कक्षा विधि के विकल्प के रूप में के तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं है कि हम केवल और केवल सैटेलाइट के ही माध्यम से पढ़ाई, कक्षा विधि के विकल्प में हम लागू नहीं कर सकते। हाँ, सहायक के रूप में लागू कर सकते हैं, लेकिन विकल्प के रूप में नहीं। ठीक है, मतलब एक चीज आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि दूध जो है, ठीक है, दूध जो है वो हमारा बहुत अच्छा आहार है। ठीक है, यानी कि अच्छा आहार है, संतुलित आहार है, परंतु भोजन का विकल्प नहीं है। यानी कि हम अगर दूध ही दूध पियेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कमी आएंगी। हाँ, दूध से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, तो वैसा ही है यहाँ पर। इस तकनीकी को कक्षा विधि के विकल्प के तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। जरूरी मतलब हम कक्षा विधि के विकल्प के रूप में लागू नहीं कर सकते, परंतु सहायक के रूप में लागू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कक्षा की विधि ही बंद कर दी हमने और इसी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये कथन भी हमारा सही है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम हरियाणा राज्य से की गई थी, यानी ये भी कथन क्या है हमारा सही है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस प्रणाली के द्वारा केवल पर्यावरणीय शिक्षा में गुणात्मक सुधार संभव है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां। ठीक है, यस, निम्नलिखित कथनों में विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ऑप्शन नंबर बी, इस विधि के द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम से कम समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी, यह अध्ययन की क्रियाशील विधि है। ऑप्शन नंबर डी, इस विधि के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ऑप्शन नंबर बी, इस विधि के द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। ठीक है, कौन सी विधि की बात कर रहे हैं हम? विश्लेषण विधि की बात कर रहे हैं, तो ये कथन सही नहीं है वाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर, इस विधि के द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। ठीक है, तो ये असत्य है। बाकी यहाँ पर जो कथन है वो सारे के सारे सत्य हैं, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है विश्लेषण विधि, अध्ययन की क्रियाशील विधि, और इस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो यही वाला हो जाएगा हमारा असत्य कथन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। ठीक है, सूक्ष्म अवलोकन के माध्यम से खोज क्रिया किस विधि का प्रतिरूप है? सूक्ष्म अवलोकन के माध्यम से खोज क्रिया किस विधि का प्रतिरूप है? संश्लेषणात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक विधि। ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि। ऑप्शन नंबर डी, निगमन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सूक्ष्म अवलोकन के माध्यम से खोज क्रिया किस विधि का प्रतिरूप है? किस विधि का प्रतिरूप है?
तो यहाँ पर देखिए खोज क्रिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर विश्लेषणात्मक विधि। प्रतिरूप है यानी कि सेम सेम है दोनों के दोनों, ठीक है। खोज क्रिया या खोज विधि विश्लेषणात्मक विधि के समान है, क्योंकि इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर हम खोज करते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यस, ये हमारा प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी विधि मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। मंदबुद्धि जो है ये शब्द जो है ये मतलब अब उपयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी विधि मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए संश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर बी कहानी विधि, ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण विधि। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये है हमारी संश्लेषण विधि। क्या हो जाएगा? संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि जो है वो मंदबुद्धि के छात्रों के लिए उपयुक्त है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर संश्लेषण विधि। ओके, अब चलिए ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण विधि की विशेषता को नहीं दर्शाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण विधि की विशेषता को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण विधि एक क्रियाशील विधि मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी किस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, ऑप्शन नंबर सी किस विधि नहीं है, ये इस विधि है, इस विधि से छात्र धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करता है, ऑप्शन नंबर डी खोजने तो यहाँ प्रभावशाली विधि मानी जाती है। यानी कि हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम विश्लेषण विधि एक क्रियाशील विधि मानी जाती है, ये तो सत्य है। विशेषता को नहीं दर्शाता है ये बोला, मतलब ये विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। और इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, ठीक है, असत्य वाला बोलना है हमें, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी इस विधि से छात्र धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पर अगर हम देखें खोज हेतु, ठीक है, खोज हेतु है यहाँ पर, खोज हेतु यह प्रभावशाली विधि मानी जाती है, ठीक है। विश्लेषण विधि खोज हेतु प्रभावशाली विधि मानी जाती है, क्योंकि हम इसमें अज्ञात चीज से ज्ञात चीज की ओर जाते हैं, ठीक है। तो एक नई चीज का इन्वेंशन होता है, खोज होता है। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ये, इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, ठीक है। इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वो स्थायी होता है, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा था, ठीक है। अब ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है? ज्ञात से अज्ञात, ये शिक्षण सूत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर बी संश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी निगमन विधि। ज्ञात से अज्ञात बोला है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर सही आंसर की बात करते हैं संश्लेषण विधि, ठीक है। अब फ्रेंड्स प्लीज़ यहाँ पर कंसंट्रेशन कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। हमने विश्लेषण विधि में पढ़ा था, ठीक है। विश्लेषण विधि में हमने क्या पढ़ा था इसके पहले? अज्ञात से ज्ञात। क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? हमने अज्ञात से ज्ञात पढ़ा था, ओके। अज्ञात से ज्ञात की ओर अध्ययन करते हैं विश्लेषण विधि में, ठीक है। नई चीज़ का खोज करते हैं, यानी कि इन्वेंशन नई चीज़ का करते हैं, ठीक है। अब संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप याद रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात का अध्ययन किया जाता है। आगमन विधि में क्या करते हैं? आगमन विधि में मतलब निगमन विधि की बात कर लेते हैं। निगमन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं? नियम बता देते हैं, ठीक है। नियम बता देते हैं और फिर क्या निकालते हैं? जो भी थ्योरी है या जो भी सिद्धांत है वो निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं? नियम बता देते हैं, लेकिन आगमन विधि में क्या करेंगे? पहले बहुत सारे उदाहरण देंगे, ठीक है। पहले बहुत सारे उदाहरण देंगे और उदाहरण के बाद में क्या निकालेंगे? नियम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आगमन विधि में, पहले उदाहरण देंगे फिर नियम निकलवाएंगे। लेकिन निगमन विधि में सबसे पहले नियम बता देंगे और फिर उदाहरण निकलवाएंगे, सिद्धांत या थ्योरी जो भी है, परंतु पहले नियम निकालेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब कहना चाहिए अहम है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन सा कथन आगमन विधि से संबंधित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन आगमन विधि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि से बालक में आत्मविश्वास पैदा होता है, ऑप्शन नंबर बी छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है, ऑप्शन कथन आगमन विधि से संबंधित है ये बोला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण
की भावना उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर आगमन विधि से बालक में आत्मविश्वास पैदा होता है, क्योंकि हम उसे अज्ञात चीज़ देंगे वो खुद ज्ञात करेगा, तो सॉरी हम उसे उदाहरण देंगे और वो नियम बताएगा, तो उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि उपयुक्त मानी जाती है। हाँ, छोटी कक्षाओं में भी अगर हम बहुत सारे उदाहरण किसी भी बच्चे को बोलेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं मतलब नियम बता देंगे, यानी उनकी भाषा में बताएंगे, पर बताने की कोशिश वो पूरी करेंगे। ठीक है, आगमन विधि से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भाव उत्पन्न होता है। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। हाँ, ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से किस विधि में सर्वप्रथम छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधि में सर्वप्रथम छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी विश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर डी संश्लेषण विधि। तो मैंने अभी आपको इसके पहले डिस्कशन किया था कि पहले क्या करेंगे, हम छात्रों को नियम बता रहे हैं और उदाहरण बाद में प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी हमारी निगमन विधि। ठीक है, सबसे पहले क्या बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं और उदाहरण बाद में आ रहे हैं, तो निगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम। ठीक है, विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात और संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा सारी चीजें। ओके, ये है हमारा प्रश्न नंबर 18। ठीक है, शिक्षण की खालिस्तान उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें सामान्य में विशिष्ट अर्थ व सामान्य नियम से विशेष उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है पर बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, शिक्षण की उस विधि को हम क्या कहेंगे जिसमें सामान्य में विशिष्ट अर्थ व सामान्य नियम से विशेष उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। नियम से उदाहरण, सीधे सीधे एक चीज पकड़ो, यहाँ पर नियम से उदाहरण पर आ रहे, मतलब कि ये निगमन विधि है। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर, निगमन विधि। नियम से उदाहरण की ओर चल रहे हैं, निगमन विधि। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर चल रहे हैं, आगमन विधि। ठीक है, तो निगमन और आगमन में आप बहुत कहना चाहिए कंफ्यूज नहीं होना। एक छोटी सी मैं ट्रिक ही बता देती हूँ आपको। निगमन यानी कि निग और नियम, थोड़ा सा यहाँ पर ये याद रखिएगा, नियम। ठीक है, तो नि से नियम। ठीक है, नियम पहले आ रहा है उसमें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निगमन विधि के क्या दोष है? ठीक है, निगमन विधि के क्या दोष है ये पूछा गया हमसे। ठीक है, निगमन विधि के दोष की बात अगर करते हैं हम, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यह विधि विद्यार्थियों में रहने की क्रिया को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, मतलब दोष पूछा है हमें, नेगेटिव चीजें पूछी है। ठीक है, यह विधि विद्यार्थियों में रहने की क्रिया को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर बी, यह विधि विद्यार्थियों को दूसरा विद्यार्थी पर निर्भर रहने की, आत्मनिर्भर है यहाँ पर। ठीक है, यह विधि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर रहने की क्रिया को प्रोत्साहित करती है। यह विधि विद्यार्थियों को दूसरा विद्यार्थी पर निर्भर रहने की भावना विकसित करती है। यह विधि छात्रों में फौज की प्रवृत्ति व अन्वेषण की भावना को उत्साहित नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो दोष है, मतलब दोष जो है, सॉरी यहाँ पर आत्मनिर्भर नहीं है, यह विधि विद्यार्थियों में रहने की क्रिया को प्रोत्साहित करती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप क्या करना, ऑप्शन को चेंज कर लेना। ठीक है, निगमन विधि के दोष, तो यह विधि विद्यार्थियों में रहने की क्रिया को प्रोत्साहित करती है। यह विधि विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थी पर निर्भर रहने की भावना को विकसित करती है। और यह विधि छात्रों में फौज की प्रवृत्ति या अन्वेषण की भावना को उत्साहित नहीं करती है। ठीक है, फौज नहीं है, वो खोज है। ठीक है, सॉरी ये खोज है, खोज की प्रवृत्ति। ठीक है, सॉरी, ओके, तो खोज की प्रवृत्ति, अगर हम डायरेक्टली नियम बता रहे थे तो बच्चा तो कुछ खोज करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका एक दोष हो जाएगा। ठीक है, दूसरे विद्यार्थी पर निर्भर रहने की भावना विकसित करती, बिल्कुल, मतलब वो कहीं ना कहीं टीचर पर डिपेंड रहेगा ही। अगर उसे नियम पहले बता दिया जा रहा है तो वो पूरी तरीके से टीचर पर डिपेंड रहेगा कि हाँ हमको नियम तो बता दिया जा रहा है, फिर हम बाद में उदाहरण बोलेंगे। ठीक है, यानी वो खुद का दिमाग उतना नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे उपरोक्त सभी हमारा आंसर। ठीक है, और आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की निगमन विधि का गुण है? आई थिंक हमने इतने सारे क्वेश्चन निगमन विधि पर सॉल्व किए हैं कि आप लोगों को अभी तक के निगमन विधि काफी कुछ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो निगमन विधि का गुण बोल रहे हैं, तो इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। ऑप्शन नंबर बी, निगमन विधि द्वारा रटा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क में स्थायी अंग नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर सी,
बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, अतः वे वस्तुओं को बनाने, बिगाड़ने, तोड़ने में रुचि लेते हैं, पर निगमन विधि केवल अमूर्त चिंतन पर ही बल देती है। और ऑप्शन नंबर डी, बालकों की रचनात्मक शक्तियाँ विकसित रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो विकसित की जगह पर यहाँ पर अविकसित कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा ये अविकसित कर लीजिए विकसित की जगह पर। ठीक है, अविकसित रह जाती है, तो बालकों की जो रचनात्मक शक्ति है वो अविकसित रह जाएंगी। ये इसका क्या है, मुख्य जो यानी कि गुण है, क्योंकि डायरेक्टली अगर नियम बता दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो खुद कुछ नहीं करेगा, तो उसकी जो शक्ति है खुद की वो क्या हो जाएगी, अविकसित रह जाएंगी। और ये सारी जो है ये सारे जो है ये अविकसित शक्तियों के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कशन की है। ठीक है, और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है। और कुछ भी आप लोगों को सजेशन देना हो तो आप कमेंट के थ्रू दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।